हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था मोनेरा जगत की मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इनमें कोशिका भित्ति के बारे में बताया था कि कौन सी परत किस में पाई जाती है, ठीक है। और कोशिकांग के बारे में बताया था कि दो तरह से पाए जाते हैं, झिल्ली आबद्ध और झिल्ली रहित। झिल्ली रहित में भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, आपका एकल झिल्ली और दोहरी झिल्ली। फिर हमने कोशिका आकार के बारे में पढ़ा था। जो सबसे छोटा आकार था वो आपका माइकोप्लाज्मा का था, 0.3 माइक्रोमीटर। फिर जो हमने सबसे लंबी कोशिका बताई थी वो थी आपकी तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी जो कोशिका बताई थी वो थी आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर हमने एक कोशिकीय जीव के बारे में बताया था और कोशिका के आकार के बारे में भी हमने जाना था। साथ ही हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ अंतर जाने थे, और ये भी जाना था कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें आपके जो जितने भी कोशिकांग होते हैं क्या क्या होते हैं उनके बारे में हमने डायग्राम के थ्रू जाना था। अब हम उसकी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अनुवांशिक पदार्थ के बारे में हमने पढ़ लिया था कि उसमें जो होता है एडेनिन और थायमिन ज़्यादा स्थायी होता है, ग्वानिन और साइटोसिन की अपेक्षा ज़्यादा जो होता है स्थायी होता है वो एडेनिन और थायमिन होता है, क्योंकि ये इसमें आपके डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हिस्टोन, जो आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है वो जंतुओं में है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। उसके अलावा इसमें पाया जाता है आपके पॉलीएमिन्स, ठीक है। इसमें आपका पॉलीएमिन्स पाया जाता है। और अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में, है ना। जो पॉलीएमिन्स कैसा होता है, केंद्रकाव प्रोटीन होता है, ठीक है। अब हम प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मिड में क्या होता है, डीएनए के अतिरिक्त एक छोटा तथा गोलाकार वलय के आकार का डीएनए पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। जैसे कि मैंने बताया था कि ये ऐसा गोलाकार रहेगा और इसमें इस तरह से ऐसे वाइट से नहीं, सॉरी मैं आपको अदर कलर से दिखाती हूँ, ठीक है। ये आपका डीएनए हो गया, ठीक है। ये हमने डीएनए बनाया, गोलाकार होगा, ठीक है। फिर इसमें इस तरह से ये गोलाकार डीएनए, ठीक है। ये आपका मुख्य डीएनए से अतिरिक्त होता है। ये क्या करता है, स्वप्रतिकृतिकरण करता है, ठीक है। और ये अर्धस्वायत्त होता है, ये सेमी ऑटोनोमस होता है, ठीक है। अब हम आते हैं प्लाज्मिड के प्रकार पे। तो प्लाज्मिड के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं आपका, एक आर प्लाज्मिड होता है। ये क्या कहता है, जो क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, मतलब प्रतिरोधकता प्रदान करता है। आपके जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करता है। फिर आपका एफ प्लाज्मिड आता है। तो ये एफ प्लाज्मिड क्या होता है, ये फर्टिलिटी के लिए पैदाइश होता है, ठीक है। ये आपके मेल जो होता है वो दाता होता है, तो दाता का एफ पॉजिटिव होता है उनमें जो होता है, और फीमेल जो होती है उसमें एफ प्लाज्मिड जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी फीमेल क्या होती है ग्राही होती है, तो उसमें एफ प्लाज्मिड जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के आवरण के बारे में। अब तक हमने पढ़ा था, अब हम उसे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो ये 3 परतों का बना होता है, और ये तीनों परत के क्या होते हैं कार्य अलग अलग होते हैं, लेकिन ये एक सामूहिक रूप से जब कार्य करते हैं तो तीनों मिलकर क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं कोशिका की, ठीक है। तो पहला आवरण, इसका सबसे भारी परत होती है वो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स होती है। फिर जो आपके उसके मध्य में जो परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है, और फिर जो आपकी थर्ड में जो परत होती है सबसे भीतरी परत होती है वो आपकी कोशिका झिल्ली होती है। तो आपको इसे ऐसे सीक्वेंस से याद करना रहेगा। एग्जाम में आता है कि तीनों परत को क्रमशः बताइए। तो फर्स्ट आपका ग्लाइकोकैलिक्स, फिर आपका कोशिका भित्ति, एंड देन आपका कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो हम डायग्राम के थ्रू इनके आवरण को समझते हैं। तो फर्स्ट आपका बाहरी आवरण जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स कैसा होता है, ये होता है चिपचिपा होता है, ठीक है। ये 2 टाइप्स होता है, एक ढीली परत होती है जिसे हम अवपंक परत कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं, और जो आपका मोटी परत जो होती है
वो क्या करती है, कोशिका भित्ति को अच्छी तरह से दृढ़ता से बांधने में सहायक होती है। ठीक है, ये मोटी परत होती है। तो इसका कैप्सूल कैसा होता है, ये मोटा होता है और कोशिका भित्ति से अच्छी तरह से बंधने में सहायक होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जीवाणु को पोषण के प्रति प्रतिरक्षा से बचाता है। ये पोषक क्या होता है, ये होस्ट होते हैं, उनको प्रतिरक्षा से बचाता है। ठीक है, फिर आता है आपका कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो सेल वॉल बनी किसकी होती है, आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोम्यूरिन की बनी होती है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी होती है। फिर आता है आपका कि ये होती कैसी कैसी है, तो ये दृढ़ होती है, बहुत ठोस होती है, ये कोशिका को आकार देती है। ठीक है, और ये कोशिका को, जब कोशिका में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है जो उसको फटने से बचाती है ना, इसको निपातित होने से बचाती है। तो ये यूकैरियोटिक झिल्ली, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, ये चयनित पारगम्य होती है। ये केवल कुछ चयन किए हुए अणुओं को कोशिका के बाहर अंदर प्रवेश करने देती है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये यूकैरियोटिक सेल के समान ही होती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियाँ होती हैं किस प्रकार की होती है। तो आपका फर्स्ट है आपका पारगम्य। ठीक है, अपारगम्य का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक बॉक्स है। ठीक है, हमने इसमें पार्टीशन किया। ठीक है, तो इसमें ये यहाँ से यहाँ तक ये ना तो विलय को जाने देगी और ना यहाँ से यहाँ तक विलय को जाने देगी। तो ये क्या हो गई, अपारगम। ठीक है, अब हम पारगम जानते हैं कि पारगम क्या होता है। तो जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, ये हमारी कोशिका है, ये हमने इसका फिर से पार्टीशन किया। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ विलय को नहीं जाने देगी, लेकिन विलय को जाने देगी और विलय को नहीं जाने देगी। ठीक है, ये दोनों को नहीं जाने देगी। ठीक है, फिर आता है आपका अर्धपारगम। अर्धपारगम का मतलब क्या होता है, तो ये जो अर्धपारगम को मैं यहाँ बताती हूँ। ठीक है, ये आपकी है कोशिका। ठीक है, हमने इसका किया पार्टीशन। अब अर्धपारगम मतलब ये भी विलय को तो जाने देगी, विलय को तो नहीं जाने देगी, लेकिन ये विलय को जाने देगी। ठीक है, ठीक है, फिर हम चयनित पारगम के बारे में जानते हैं। तो चयनित पारगम क्या कहता है, चयनित पारगम का मतलब होता है कि ये कुछ सिलेक्टिव अणुओं को ही कोशिका के अंदर प्रवेश करने की अनुमति देती है। ठीक है, तो ये यहाँ से कुछ अणु, ठीक है, केवल कुछ गिने चुने विलायक को ही यहाँ से यहाँ तक जाने की परमिशन देती है। ठीक है, पारगम के बारे में हम अगेन से जानते हैं कि पारगम क्या होता है। तो पारगम ये आपकी कोशिका झिल्ली हो गई। ठीक है, फिर ये क्या, पारगम का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक दोनों टाइप के विलय तथा विलायक दोनों को जाने देगी। ठीक है, फिर आते हैं आपके पेप्टिडो ग्लाइकेन या म्यूरिन। ये एक तरह के अमीनो अम्ल होते हैं और बहुशर्कराइड होते हैं। ठीक है, ये आपके नाक का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूकोसामाइन एसिड। ठीक है, और आपका नाक का फुल फॉर्म होता है आपका एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ठीक है, इसमें क्या बंध बनते हैं, ग्लाइकोसिडिक, ये जो आपके नाक और नाम के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध बने हुए हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, पेनिसिलिन जो होती है वो कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति की क्रॉस लिंक को इसको क्या करती है, तोड़ती है। लेसिस यानी तोड़ना। ठीक है, तोड़ना। ठीक है, तो जो आपकी माइकोप्लाज्मा है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स का जो प्रभाव होता है, वो माइकोप्लाज्मा को प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती और एंटीबायोटिक आपकी सेल वॉल पर कार्य करती है ना, सेल वॉल पर इफेक्ट डालती है। लेकिन जो आपकी टेट्रासाइक्लिन है वो मेटाबॉलिज्म पर असर डालती है। तो टेट्रासाइक्लिन आपकी एक एंटीबायोटिक है, जैसे आपकी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, वो सेल वॉल पर प्रभाव डालती है, लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन है वो मेटाबॉलिज्म पर असर डालती है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन सेल वॉल पर डालती है, तो पेनिसिलिन से तो माइकोप्लाज्मा को कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन टेट्रासाइक्लिन से इफेक्ट होता है, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म पर असर डालती है, तो जिससे माइकोप्लाज्मा प्रभावित होते हैं।
ठीक है, माइकोप्लाज्मा प्रभावित होते हैं। फिर हम ग्राम क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राम अभिरंजन विधि क्या होती है। तो जो आपके क्रिस्टल ग्राम होते हैं, उन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने क्रिस्टल वायलेट अभिरंजन का प्रयोग किया था। तो उसमें क्या किया था, इन्होंने एक जीवाणु लिया, ठीक है, उसमें क्या अभिरंजन किया उसका, उसमें क्रिस्टल वायलेट डाला। तो सारे के सारे जीवाणु कैसे हो गए, बैगनी रंग के हो गए, ठीक है, सारे के सारे जीवाणु बैगनी रंग के हो गए। फिर हमने इसे वॉश किया, एल्कोहल के साथ वॉश किया, तो हमें कुछ जीवाणु जो थे वो बैगनी रंग के मिले और कुछ जीवाणु जो थे उनके बैगनी रंग चला गया था। तो जो बैगनी रंग के थे उनको हमने ग्राम पॉजिटिव बोल दिया, ठीक है, और जिनका बैगनी रंग चला गया था उन्हें हमने ग्राम नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। फिर आता है मेसोसोम। ये क्या होता है, एक अंतर्वलन होता है ना, कोशिका का अंतर्वलन होता है। तो ये कोशिका झिल्ली का या जीव द्रव्य का विस्तारण होता है ना, जो कोशिका होती है वो ऐसे आगे से थोड़ा सा बढ़ जाती है इस तरह से। ये होती है आपकी पुट्टिका, नलिका और पटलिका, ठीक है, के रूप में होती है। तो मेसोसोम क्या करता है, पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाता है। एक तो क्षेत्रफल को बढ़ाने से क्या होता है, स्रावन, एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। जैसे सरफेस एरिया, ये है सरफेस एरिया बढ़ा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, एंजाइम की मात्रा को भी बढ़ाता है, ठीक है। अब इसका महत्व जान लेते हैं। तो इसके महत्व क्या क्या होते हैं, ये श्वसन में सहायक होता है, ठीक है, फिर डीएनए प्रतिकृति में भी सहायक होता है, और ये क्रॉस वॉल का निर्माण करता है, यानी कि पट्ट का निर्माण करता है। ये क्या करता है, एक कोशिका को ऐसे दो पार्ट में ऐसे वॉल क्रॉस का निर्माण करता है, ठीक है। और क्या करता है, ये स्त्रावण है ना, एब्जॉर्प्शन की मात्रा को भी बढ़ा देता है, ठीक है। फिर जो आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये मेसोसोम की कोशिका झिल्ली में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में पाया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं वर्णकीलवक। वर्णकीलवक क्या होते हैं, तो जो क्रोमैटोफोर होते हैं, क्रोमैटो यानी फ्रेगमेंट होता है, पिगमेंट यानी वर्णक, और फोर यानी आपका घर होता है, ठीक है। तो यह भी कोशिका के अंदर का ही विस्तारण होता है, ये भी एक अंतर्वलन ही होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसमें पिगमेंट या वर्णक उपस्थित होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण में प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण करवाते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी होती हैं, ये आपकी नीलहरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, मतलब नीलहरित शैवाल को ही हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।